नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। कुनबे में कलह कैसे होगी सुलह? जी हाँ, समाजवादी पार्टी की घोषित होने वाली सूची कमोबेश हर सूची में किसी न किसी सीट से उम्मीदवार बदल जा रहा है। पार्टी अब तक 6 सीटों पर चेहरे बदल चुकी है। मिश्रिक और नोएडा में तो 3-3 बार टिकट बदले जा चुके हैं। मुरादाबाद में 3 दिन में 2 उम्मीदवार घोषित हुए, जिसे लेकर अंतर्विरोध संभालना पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने पिछले साल नवंबर से ही जिले और लोकसभा क्षेत्रवार संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक का सिलसिला शुरू कर दिया था। जमीनी मुद्दों के अलावा संभावित चेहरों पर भी चर्चा की गई थी। नीचे से नाम भी मांगे गए। 30 जनवरी को जब समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित की तो लगा कि पार्टी का इस बार जमीनी तैयारी और उम्मीदवारी दोनों को लेकर होमवर्क बेहतर है। लेकिन चुनाव करीब आते आते टिकट काटने की पुरानी बीमारी उभर आई है। केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने के दावे के साथ बीजेपी के शीर्ष चेहरे प्रचार में उतरकर जमीन नाप रहे हैं। दूसरी ओर यूपी में पूरी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का नेतृत्व टिकटों के अदला बदली से ही जूझ रहा है। पार्टी ने इस बार महीनों पहले उम्मीदवारी को लेकर जमीनी मंथन के दावे किए थे। लोकसभा क्षेत्रवार बैठकें हो रही थी, फिर भी रोज नाम बदले जा रहे हैं। इसके चलते क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचने की जगह उम्मीदवार और दावेदार दोनों ही टिकट पाने और बचाने में ही अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। यूपी में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में भी टिकटों को लेकर सपा में अनिर्णय की स्थिति देखने को मिली थी। अवध, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक उम्मीदवार घोषित होते रहे, टिकट कटते रहे और फिर नए नाम जुड़ते रहे। इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, अमरोहा, मथुरा, गोंडा, अमेठी, उरई, कालपी, संत कबीर नगर, देवरिया, भदोही और तमाम जिलों की सीटों पर नामों की उठापटक खूब चली। इसमें अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। स्थिति ये रही कि बाद में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची जारी करना ही बंद कर दी। सीधे उम्मीदवार को फॉर्म ए और बी जारी किए जाने लगे। सपा अब तक बदायूं, मिश्रिक, नोएडा, मुरादाबाद, बिजनौर और संभल की टिकट बदल चुकी है। मेरठ के कई नेता लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। यहां से भानु प्रताप सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा है और इसके साथ ही सूत्रों के अनुसार पूर्वांचल और बुंदेलखंड की भी एक-एक सीट पर प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा है। यहां उम्मीदवार घोषित होने के बाद टिकट की आस लगाए हुए दूसरे दावेदार नेतृत्व के सामने कई बार अपनी अर्जी भी लगा चुके हैं, जिस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया गया। अब प्रत्याशियों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जहां अखिलेश यादव को कंफ्यूज नेता बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी नेताओं का दावा है कि 80 सीटों पर हमारी पार्टी जीत दर्ज कराएगी। चलिए पहले हम आप सभी को ये बयान सुना लेते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। अखिलेश यादव कंफ्यूज नेता है उत्तर प्रदेश के। वो अभी तो दल बदल है, तो इसके पहले पिताजी से को भगाए, अपनी पार्टी से फिर चाचा को भगाए। वो प्रयोग करते रहते हैं, फिर चाचा को लिए, चाचा बेचारे अलग पार्टी बना लिए। मुलायम सिंह जी के समय के सारे लोग छोड़ के भाग गए, आज अकेले हैं और निश्चित तौर पे ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उसमें उस सीरियल में रघुवीर यादव हीरो थे, इसमें अखिलेश यादव हीरो हैं, बस इतना अंतर है। इस बार वो हाशिए पे चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन इंडिया गठबंधन है और बहुत मजबूती से 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा। और उसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय अखिलेश यादव जी, इनकी जो सोच है 80 सीट जीतने की, वो हम लोग जीतेंगे। अखिलेश यादव तो यूपी में सियासी संग्राम जारी है। समाजवादी पार्टी में टिकट की अदला बदली लगातार देखी जा रही है और अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आजाद शम्सी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आजाद जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही डॉक्टर RD सिंह, स्वतंत्र पत्रकार, भी आपसे कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शुरुआत अशोक यादव जी आपसे ही करेंगे कि जब बीजेपी ताबड़तोड़ दौरे कर रही है, आपके नेता तो टिकट पाने की होड़ में लगे हुए हैं, स्थितियां साफ नहीं हो पा रही हैं और आप लोग लगातार जीत के दावे कर रहे हैं, ये तो बस उसी तरह है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल ही अच्छा है। देखिए, यही स्थिति है, दिल बहलाने के लिए अच्छा है। इसी में एनडीए अलायंस का दिल बहला रहे कि इंडिया के बीच जो है इस तरह की टिकट बंटवारे को लेकर के जो बातें हो रही, उसी में दिल बहलाए भारतीय जनता पार्टी। और क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर दिल बहलाना ही है गरिमा जी, तो जब 100 से अधिक सांसदों के टिकट काट दिए गए भारतीय जनता पार्टी के, जब हर राज्य में
इतना उठा पटक मची हुई भारतीय जनता पार्टी में, हम्म। उनका दिल वहां नहीं बहल रहा है, तो हम्म। वो आ गए इंडिया गठबंधन में दिल बहलाने के लिए। तो ये तो ठीक है, उनको अच्छा ही है, उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि इंडिया गठबंधन में बिहार में सीट फाइनल हो गई, उत्तर प्रदेश में सीट फाइनल हो गई, महाराष्ट्र में भी लगभग सीट फाइनल हो गई। जहां जहां दिक्कतें थी हर जगह सब सॉर्ट आउट हो गया है। अच्छा अशोक जी, आप अपनी पार्टी की बात करें। आपकी पार्टी में लगातार जो सीट है उसमें प्रत्याशियों की अदला बदली का भी दौर चल रहा है। आपकी पार्टी की स्थिति साफ करें, इंडिया अलायंस की तो बाद में बात करिएगा, पहले अपनी पार्टी की बात कर लीजिए। वही मैंने कहा गरिमा जी कि जब 100 से ज्यादा सांसदों के टिकट भाजपा में कट गया, वो चर्चा का विषय नहीं बना, तो 2-3 सांसदों के अदली बदली से बड़ा चर्चा का विषय समाजवादी पार्टी में बन गया। तो इसके लिए मैं आप लोगों का भी थैंक यू बोलूंगा कि 100 बड़ा है कि 3-4 बड़ा है। तो अगर यही जस्टिफाई विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लीजिए, 2022 के चुनाव पर आइए, तब भी यही स्थिति हो गई थी। फिर आप लोगों ने तो बाद में आधिकारिक सूची जारी करना बंद कर दिया था, फॉर्म ए फॉर्म बी दे रहे थे सीधे अपने जो आपके उम्मीदवार थे। इस बार भी अदला बदली और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि 80 सीटों पर जीत दर्ज कराएंगे, लेकिन वही दिल बहलाने वाली हालत। देखिए, विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, एक जनरल प्रक्रिया है ये। अगर हमारे कोई जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया है उसको लेकर के अगर उस क्षेत्र की जनता में किसी तरह की समस्या अगर आ रही है तो टिकट अभी अगर बदला नहीं जाएगा तो जनता की नाराजगी हम क्यों लेने जाएंगे। जाहिर सी बात है, हर दल में ऐसी स्ट्रेटजी होती है, हमारे यहाँ भी यही स्ट्रेटजी है। अगर वहाँ के क्षेत्र की जनता हमारे चुने हुए प्रत्याशी को करे नहीं, इनको बदल दीजिए, हम इनसे संतुष्ट नहीं है, तो सिर्फ नेतृत्व तो जनता के हिसाब से ही काम कर रहा भाई, क्योंकि जनता को ही वोट देना है। तो जनता के पसंद का कैंडिडेट हम देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, कोई बुराई नहीं। जनता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो ये देखी जा रही है कि भाई आपके जो नेता है वो लोग तमाम बातें कह रहे हैं, उनके हिसाब से काम करना पड़ रहा है। चलिए आपके पास फिर से लौटूंगी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आजाद शम्सी भी जुड़े हुए हैं। आजाद जी, देखिए लगातार समाजवादी पार्टियों में टिकट की अदला बदली देखी जा रही है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी में अदला बदली होती है तब कोई कुछ नहीं कहता, और समाजवादी पार्टी में कुछ नेताओं के बीच अगर देखा जाए अदला बदली जनता के हिसाब से की जा रही है तो वो अब मुद्दा बन गया है। बीजेपी भी पे खूब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। दर्शकों को और इस चैनल में चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे तरह से इस वक्त सिर्फ जो 80 सीटें लाने का लक्ष्य है उसी पर लगातार प्रयास कर रही है। और कहा जाता है कि जब आप मेहनत करते हैं, दिल से कोई बात करते हैं, तो उसको कुदरत भी कहीं ना कहीं से अपने आप उसको पूरा करने में लग जाती है। यही स्थिति बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि सारे विपक्ष मिलकर, आपने देखा होगा जब शुरुआत हुई थी, जब पहली मीटिंग की गई थी पटना में, तो आपने देखा था विपक्ष बड़ा मजबूत लग रहा था। लेकिन जैसे 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 राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलती गई, वैसे गठबंधन तोड़ो में ये बदलती गई और इस वक्त जो है राहुल गांधी भी अकेले पड़ गए। बिल्कुल मजबूरी में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से उनको हाथ मिलाना पड़ा और 17 सीटें वो दी गई हैं जो 1984 के पहले कांग्रेस जीता करती। तो उसके बाद लगातार हार रही है। रायबरेली को अगर छोड़ दिया जाए, अमेठी को अगर छोड़ दिया जाए, तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कोई भी सीट वहां पर नहीं है। और सोनिया गांधी के रायबरेली छोड़ने से ये बिल्कुल साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुका है। अब रहती है समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी को होने के लिए इस वक्त जो है पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा खुद उनका लगा, क्योंकि उनका यही कहना है कि समाजवादी पार्टी तब समाजवादी पार्टी हुआ करती थी जब जनेश्वर मिश्रा जी रहते थे, मुलायम सिंह यादव रहते थे, तब समाजवादी पार्टी से रहते थे। आज तो आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ एक आदमी पार्टी चला रहा है और वो है अखिलेश यादव, इसलिए इस पार्टी का नाम बदल अखिलेशवादी पार्टी रख दिया गया है। होता यह है ना कि आप देखें कि भाई जैसे एस टी हसन को आप देख लिए कि वहां से सांसद थे, लेकिन पैसा देकर दूसरे को इन्होंने जैसे टिकट दिया तो वहां पर फौरन बगावत हो गई। रामपुर में आप देखिए 3-3 आदमी एक ही साथ जो है तो नामांकन भरने के लिए पहुंच जाते हैं। मुरादाबाद में यही हाल है, पश्चिम में यही हाल है। तो जहां पर बहुत मजबूत अपने को समाजवादी पार्टी महसूस कर रही थी, आज वो जो है बिल्कुल असहज महसूस कर रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है अहंकार की वजह से, कि अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि हम ही जो है पार्टी के काफिला सालार है, हम ही स्टार प्रचारक है, हम ही टिकट बंटवारे सबसे मेन है, हम ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम ही मुख्यमंत्री हैं। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने अपने ही पैसे खर्चा करके अपने ही कार्यकर्ता थे, अपने ही कार्यालय के बाहर आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जो है अच्छा आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, सब कुछ अखिलेश यादव खुद को ही समझते हैं।
फिर आप ये बताए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे के लिए दिल्ली में जब भी मीटिंग की है तो आपके चैनल के माध्यम से उसको दिखलाया गया है, लेकिन आपने देखा कि टिकट कमेटी की कोई भी बैठक हुई हो और समाजवादी पार्टी ने उसको शेयर किया हो कि भाई हमारे यहाँ बैठक की जा रही है, हम टिकट बांटने जा रहे हैं, ऐसा हुआ कहीं पर? कोई बैठक नहीं, कोई मंथन नहीं, कोई विचार नहीं। जिसने पैसा पहुंचा दिया, जिसने बता दिया कि मैं अपराधी हूँ, 10 मुकदमे हमारे ऊपर, उसको दे दिया। जिसने बताया कि मैं करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ आपके पार्टी को, आपको दे रहा हूँ, तो उनको टिकट दे दिया। कि ठीक है यहाँ आजाद जी, कहीं आपके तमाम आरोपों का जवाब देंगे अशोक जी, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आर.डी. सिंह पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आर.डी. सिंह जी, आपका ही रुख करूंगी कि देखिए लगातार समाजवादी पार्टी में टिकट की अदला बदली जारी है। कोई कहता है कि अखिलेश यादव पर दबाव है और तमाम बातें कही जाती है जब जनता के बीच इन्हें पहुंचना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा भी कर दी है। और इस सब के बीच ये होड़ मची है कि टिकट किसे मिले। ऐसे में क्या स्थिति समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दावे खूब कर रहे हैं 80 सीटों पर जीत का। गरिमा जी देखिए, प्रथम चरण का नामांकन का आखिरी तारीख 27 मार्च था, लेकिन टिकट को लेकर टेंशन और कंफ्यूजन बना रहा समाजवादी पार्टी का कि किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट ना दिया जाए। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी 2 दिन पहले शुरुआती दौर में इन्होंने नामांकन मौजूदा सांसद एस.टी. हसन जी को दिया गया, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया गया, फिर रोका गया, लेकिन उन्होंने कर दिया। फिर आजम खान जी का दबाव जेल से बना रहा, अखिलेश यादव जी मुलाकात करने भी गए थे, उनके कहने पे एक बार की विधायिका रही 2014 में, रुचि वीरा जी बिजनौर से रही, उनको यहाँ से मुरादाबाद से टिकट दे दिया गया। वो जाके पर्चा भी दाखिल कर दी, नामांकन अपना किया उन्होंने, और वो अपनी दावेदारी पल पर मान के चल रही है कि मैं ही यहाँ की मजबूत कैंडिडेट हूँ। यही हाल रामपुर में भी है। पार्टी के उम्मीदवार के दौर पे देखा जाए तो रातों रात दिल्ली के मौलाना मोहदी उल नदवी जी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। यहाँ से सपा के जिला अध्यक्ष ने भी अपना, असीम रजा जी ने भी पर्चा खरीदा और नामांकन दाखिल कर दिया आमने सामने। ये सब चीजें जहां से मुरादाबाद का तो कह लो कि प्रत्याशी के लिए तो चलो ठीक रहा एक हद तक, रामपुर के लिए तो इनको दिल्ली से प्रत्याशी लाना पड़ा। चुनावी रंजिश में यूं तो टिकट का टकराव होता रहता है, कहीं कटता है, कभी वो मिलता है, किसी को पार्टी में नाराजगी भी चलती रहती है, नेताओं के बीच रुझाना और मनाना ये सब रहता है। लेकिन इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अंदर ही टिकट को लेकर बड़ी लड़ाई चल रही है। खासकर रामपुर और मुरादाबाद की हालात तो ऐसी हो गई कि समाजवादी पार्टी के 2 धड़े एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। शिवपाल यादव जी को यहाँ तक कि जेल में भेजा जाता है जाके मिलने के लिए आजम खान जी से कि मैनेज करिए किसी तरीके से, कोई ही बात बन नहीं पा रही है सबके आमने सामने। यही हालात आप देखिए कि बदायूं का था। बदायूं में पहले धर्मेंद्र जी को प्रत्याशी घोषित किया गया था, काट के उनको तो शिवपाल जी को बना दिया गया, पुनः फिर इनको आजमगढ़ सीट पे भेजा गया। मिश्रिक सीट पे भी यही हाल है। मिश्रिक सीट पे तो स्थिति यह रही कि 3 बार एक ही सीट पे परिवार के 3 लोगों को टिकट दिया गया। पहले राजपाल राजवंशी जी को दिया गया, इन्होंने अपेक्षा किया कि हमें ना देके हमारे बेटे को कर दीजिए। इनके बेटे मनोज राजवंशी जी को टिकट दिया गया। मनोज राजवंशी जी जो दूसरे दिन पहुंच जाते कि मुझे मत दिया जाए, मेरी पत्नी को दिया जाए। संगीता राजवंशी जी को टिकट दे दिया जाता है। यही हालात संभल से देखा जाए तो संभल से शफीकुर रहमान जी को टिकट दिया गया था। उनके निधन के बाद उनके कई दावेदार सामने आए, लेकिन मुरादाबाद से विधायक रहे उनके पौत्र उनको जियाउल रहमान और को टिकट प्रत्याशी घोषित किया गया। गौतम बुद्ध नगर का देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में पहले महेंद्र नागर को टिकट दिया गया था, बाद में यहाँ पे भी नए प्रत्याशी राहुल अवाना जी को कर दिया गया। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी अशोक यादव जी, आपका रुख करेंगे कि देखिए तमाम बातें कही जा रही है। अभी आप सुन रहे थे आजाद शमसी जी को, ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में खुद को ही सब कुछ समझते हैं, कोई कार्यकर्ताओं की अहमियत नहीं है, और लगातार आप लोग जीत के दावे। एक बार मैं फिर से कहूंगी कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल ही अच्छा है। किस तरह से सारे मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि अभी तक टिकट में ही स्थिति साफ नहीं हो पाई है, चुनाव बेहद करीब है, तारीखों का ऐलान हो गया। क्या फिर से वही विधानसभा वाली स्थिति बनेगी कि आप लोग आधिकारिक घोषणा करना बंद कर देंगे अपने प्रत्याशियों की? देखिए गरिमा जी, शमसी भाई बचकानी बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मीटिंग होती है तो बताया नहीं जाता है। हम मीटिंग करेंगे तो डुगडुगी बजा के करेंगे कि हम मीटिंग में क्या क्या चर्चा किए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हम बाहर जाके ढोल बजा के सबको बताएं। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि
जो प्रत्याशी पैसा दे देता है उसको टिकट मिल जाता है। देखिए, जब से इन्होंने 2017 से इलेक्टोरल बॉन्ड का लूट उन्होंने लॉन्च किया, स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड वाली, तब से इनके दिमाग में, पूरे भाजपा के ऊपर से लेकर नीचे तक सबके दिमाग में पैसा 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 यही घूम ही रहा है। 24 घंटा पैसा घूम रहा कि फलाने पे छापा मार दो वहां से वसूल लो, ढिकाने पे छापा मार दो वहां से वसूल लो। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड रैंसम ग्रुप कर सकती है, एक्सटॉर्शन ग्रुप, मतलब लीगलाइज्ड एक्सटॉर्शन ग्रुप, कानूनी रूप से एक्सटॉर्शन गैंग चला रही है मोदी सरकार। और उनके जितने लोग हैं वो सिर्फ पैसा गिनने में परेशान है कि फलाने उद्योगपति ने तो उसके अच्छा पैसा अशोक नहीं जी, दिया, उसमें आप छापा मार आरोप ही दिया। लगाएंगे कि अपने तो जो इस तरह अंतरकलह है उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, रामपुर से अगर हम बात करें, राहुल अवाना को लेकर के भी तमाम चर्चा आई थी। देखिए गरिमा जी, मैं बताऊं आपको, जिस तरह से आरडी जी भी विश्लेषण कर रहे थे, इनके विश्लेषण में पीलीभीत भी आनी चाहिए थी, इनके विश्लेषण में गाजियाबाद की जनरल बीके सिंह की भी सीट आनी चाहिए थी, इनके विश्लेषण में जो मोर देन 100 सांसदों के टिकट भाजपा से काटे गए थे उनका विश्लेषण भी आना चाहिए था। तो आजकल विश्लेषक लोग भी पता नहीं कैसे कैसे आ जाते हैं कि एक ही पार्टी का विश्लेषण करने के लिए बुलाया जाता है उनको। तो विश्लेषण दोनों तरफ से होना चाहिए, और उनका विश्लेषण मैं कर दे रहा हूँ। देखिए, इन्होंने कहा ना कि दिल्ली से बुलाया गया। अरे भैया, जब काशी के धरती पे गुजरात से बुला के सांसद बनाया जा सकता है, तो फिर दिल्ली से बुला के रामपुर में क्या दिक्कत है? वो तो जनरल प्रक्रिया है, और उनका घर वहीं का है। उनका घर भी मैं बता दूं आपको, वो रामपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली में है, मस्जिद में इमाम है, उनका घर वहीं, उनका घर गुजरात में नहीं है। गुजरात से बुला के जहाँ के बारे में बात की जा रही है, मुद्दे बात की जा रही है, वहाँ पे की जा रही है। बीजेपी का भी टिकट काटने का ऐसा है, पिछली बार भी 35 लोगों को टिकट काटी थी, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। वही बात आज की डेट में 8 सीटों का प्रथम चरण में 8 सीटों के चुनाव होना, 8 सीटों में 2 सीटें छोड़ के आपके सभी सीटों पे यहाँ पे सांसद बनाया जाता है। आपके सामने वाली ये तो समस्या भाजपा में है, हमारे यहाँ नहीं ये सब समस्या है। अच्छा अशोक जी, जातिवाद के नाम पर आज मैं सीएम को सुन रही थी, सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा में पहुंचे थे और कह रहे थे कि जातिवाद के नाम पर सामाजिक ताने बाने को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस छिन्न भिन्न करती है। आप लोग भी जातिवाद के नाम पर बीजेपी पर तमाम आरोप लगाते रहते हैं और कहते हैं कि धर्म के नाम पर वोट बटोरा जाता रहा है, लेकिन क्या ये सारे मुद्दे इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में काम करेंगे? क्योंकि जो जनता है उत्तर प्रदेश की, वो लगातार बीजेपी को पसंद कर रही है, और आप लोग जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसमें भी नहीं गए। ऐसे में जनता की भी तो नाराजगी होगी ना आप लोगों को लेकर के। और आप लोग ये भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में यादव को अहमियत नहीं दी जाती है, बीजेपी यादव समाज को अहमियत नहीं देती है, आप लोगों का बड़ा वोट बैंक था, लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बना दिया गया। देखिए गरिमा जी, जो आपने सवाल पूछा वो अच्छा सवाल है। मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा कि जातिवाद पे बात होती है वहां पे, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जातिवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा धार्मिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झगड़ा लगाने वाली पार्टी पूरे विश्व में मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आप खोजेंगे नहीं पाएंगे। शमसी जी सुन रहे हैं, आपका जवाब देंगे। हाँ, महामहिम राष्ट्रपति जी की जात बताने का काम करते हैं, मोदी साहब अपनी जात बताने का काम करते हैं। कोई एक पदाधिकारी किसी को बनाएंगे तो उसके नाम के साथ साथ उसका जात पहले बताना शुरू कर देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। तो इसके अलावा और कुछ बातें मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने 34 वाइस चांसलर्स की नियुक्ति की उत्तर प्रदेश में, और उसमें 34 में से सिर्फ 4 पिछड़े दलित से हैं, 4। सोच लीजिए पिछड़े दलितों की स्थिति क्या उत्तर प्रदेश में। आज भी 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती वाले वहां पे न्याय नहीं पाए। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अशोक जी, ये बात आपको बोलते अच्छी नहीं लगती। आपकी पार्टी की उत्पत्ति ही अशोक जी जात को लेके हुई है। ये लोग भागीदारी किसको देंगे? दूसरे समाज को देंगे। तो ठीक है, आपका जवाब आजाद शमसी जी देंगे। आजाद जी, देखिए तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी को लेकर के। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जातिवाद, धर्मवाद बीजेपी करती है। ये इसलिए वजह से कह रहे हैं ना कि इनको अपना परिवारवाद का प्रेम जो छुपाना है, कि कहीं भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर फिर से आरोप लगा दे परिवारवाद का। तो इन्होंने जो है सोचा कि लाओ पहले इनके ऊपर जातिवाद। भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि मंत्रिमंडल का उठा के देख लें तो इनको सारी बिरादरी के लोग मिलेंगे। इनको मिलेंगे ओबीसी भी मिलेंगे, दलित भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, क्या कहते हैं, सवर्ण भी मिलेंगे। तो सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है, महिलाओं को आगे बढ़ा रही है,
आज इनकी जो बेचैनी है, इनकी उत्सुकता जो है, वो ये सिर्फ सबसे बड़ी बात है कि इनसे MY फैक्टर जो था वो पूरी तरीके से नाराज हो चुका है। और उसमें चाहे इनके यादव बिरादरी ले लीजिए और चाहे अल्पसंख्यक समाज ले लीजिए, अल्पसंख्यक समाज जब से इनसे दूर हुआ है, क्योंकि इन्होंने ये किया था कि आजम खान 27 महीने तक जब जेल में थे तब ये कभी आजम खान से मिलने नहीं गए। 2022 के चुनाव में आजम खान का नाम स्टार तक इन्होंने प्रचारक कहीं भी उन्हें बनाया गया है। फोटो ने इस बार बनाया ना, मजबूरी है, बनाया इस वजह से गया क्योंकि वो जेल में है, पता है कि बाहर निकल नहीं सकते, प्रचार प्रसार कर नहीं सकते हैं। तो ये कार्ड खेला है, इमोशनल कार्ड खेला है अल्पसंख्यक समाज को लुभाने के लिए। इनका हमेशा से यही काम रहा है कि अल्पसंख्यक समाज को या तो लुभाया है, लालच में दिया है, या तो उसके बाद ये किया है कि उनको दंगे की आग में झोंक दिया है, उनका इस्तेमाल किया है। जहां पर जीतने वाली सीट होगी वहां कभी ये अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं देते, वहां पर अपने घर परिवार के लोगों को उतारते हैं। और पूरे का पूरा आंकड़ा अगर आप उतारेंगे तो आपको दिख जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि 2024 का चुनाव, गरिमा जी, ये राष्ट्र पर आधारित है, राष्ट्रीयता पर आधारित है, देश प्रेम पर आधारित है। क्षेत्र में रहने वाली पार्टी को ये पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश में लगातार 2014 से हारती हुई समाजवादी पार्टी, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे विधान परिषद की बात हो, और अभी जो सबसे बड़ा आपने घटनाक्रम देखा था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी, अभय सिंह जी, कौन कौन इनकी जो रीढ़ हुआ करते थे, जो समाजवादी पार्टी को मजबूती देते थे, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाकर समाजवादी पार्टी से अलग होकर एक अलग लाइन खींचकर ठीक है अशोक जी, आपका रुख करूंगी। देखिए, परिवारवाद पर बड़े आरोप लग रहे हैं, 10 सेकंड में आपका जवाब पूरा करें। देखिए गरिमा जी, परिवारवाद की आरोप लगाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगभग 24 से ज्यादा अपने नेता पुत्रों को टिकट दी है। ये इनका परिवारवाद नहीं है। आज BCCI के चेयरमैन बना दिया अमित शाह जी के लड़के को, वो परिवारवाद नहीं है। तमाम कैबिनेट मंत्री परिवारवाद की देन की वजह से आज मतलब कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। ये परिवारवाद नहीं है इनका। देखिए, कई चीजें इनके पैमाने अलग अलग होते हैं। विपक्ष के लिए दूसरा पैमाना, अपने लिए दूसरा पैमाना। अभी कहते मंत्रिमंडल में हमने इतने पिछड़ों को बनाया, इतने दलितों को बनाया। मंत्रिमंडल में अगर आप किसी पिछड़े समाज से 4 मंत्री बना देंगे तो 4 परिवार लाभान्वित होगा गरिमा जी, पूरा उसके समाज के लोग लाभान्वित नहीं होंगे। लेकिन अगर नौकरियां मिलती हैं तो हजारों परिवार उससे लाभान्वित होता है। नौकरियों के तो बड़े दावे कर रही है। इन्वेस्टर समिट भी बीजेपी ने किए हैं उत्तर प्रदेश में, और इससे लेकर के लगातार ये बात कही जा रही है कि युवाओं को फोकस रखा जा रहा है। आप लोग कह रहे थे कि जब राम मंदिर बन रहा था तो आप लोग कह रहे थे कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा। इन्वेस्टर समिट हो गया बीजेपी उत्तर प्रदेश में, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लेकर के आ गई बीजेपी, अब फिर क्या करेंगे? देखिए, रोजगार के अवसर लेके आ गए बीजेपी, कहाँ है रोजगार बताइए। हम लोग भी अपने लोगों को भेजें उस रोजगार मेले में। इनका रोजगार आपको पता है, अभी इजराइल में, यूक्रेन में की जॉब निकली थी, आपको याद होगा, लाखों की संख्या में युवा जो है वहां पे गया था, लखनऊ में लाखों की संख्या में। अगर यहाँ रोजगार मिलता गरिमा जी तो इजराइल जैसे वार जोन में अपनी जान को हथेली पर लेकर क्यों जाता। आज रसिया में देख रही हैं कितने युवाओं को बरगला करके ले जाके वहां पे जो है युद्ध करवाया जा रहा है, उनसे काम पे लेकर के। तो हमारे युवाओं की इतना दुर्दशा हो रही है यहाँ पे, अगर उनको विदेश में जाना पड़ रहा है, इतना दुर्दशा झेलनी पड़ रही, तो उत्तर प्रदेश का जॉब कहाँ, बता दीजिए, वहीं पे सब लोग जाएं अगर जॉब इतना मिल रहा है। ठीक है, RD सिंह जी, आपका रुख करूंगी। एक आखिरी कमेंट आपसे कि देखिए, लगातार तमाम बातें कही जा रही हैं। युवा बेरोजगारी की बात उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खूब करती रही है। जब उनकी भी सत्ता थी तो बहुत ज्यादा असर नहीं देखा गया था कि युवाओं को रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा मिले हों। प्रवास तब भी चल रहा था और बड़ी संख्या में चल रहा था। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब इन्वेस्टर समिट किए जा रहे हैं, फिल्म सिटी के क्षेत्र में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। अब की अगर हम बात करें, चलिए अब हम समाजवादी पार्टी के टिकट की दल बदल की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से ये लोग नवंबर ही तैयारी कर रहे थे, जब 30 जनवरी को उनकी पहली सूची आई तो लगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर इनकी पूरी तैयारी है। लेकिन बाद में जब ये टिकट में अदला बदली देखी जा रही है तो अब स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर समझ में नहीं आ रही है। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव पर पिछली बार की तुलना की अगर हम बात करें और इस बार को देखें तो कितना असर पड़ सकता है? इस बार गठबंधन भी है, 2 लड़कों की जोड़ी भी खूब चल रही है, युवाओं की गारंटी की बात भी खूब कही जा रही है। मैडम गरिमा जी, आप ये जानिए, रही बात अशोक यादव जी, पहले शुरुआती दौर में इनको मैं जवाब दे दूं। आप कह रहे थे कि जात बात सबसे ज्यादा बीजेपी करती है। ठीक है, ये 2 दलों की बात है, बात बीजेपी की है और भारतीय जनता पार्टी की है, इस पे मैं कटाक्ष नहीं कर सकता। पार्टी की अपने अपने मोटो है, लेकिन इस जात को ही लेके समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति हुई है कांग्रेस से बिखर के। दूसरी बात, रही बात बीजेपी की उत्पत्ति और बीजेपी की इस समय जो अपने चरमोत्कर्ष पे है, ये धर्म को लेके ही है।
ये दोनों एक दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकते, अपनी अपनी गिरीवान में झांकना पड़ेगा, चाहे ठीक है। उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। यहाँ पे अगर समाजवादी पार्टी 10 सेकंड में स्थापित जवाब हुई, आ वहां पे सकता है। आरएलडी स्थापित हुई, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जाट फैक्टर ही रहा है। दूसरी बात रही बात अभी लोगों को आप कह रही थी कि बाहर जाने के लिए उस समय पलायन चल रहा था सरकार की, अगर यही संभाल के रखे होते तो। ठीक है, समय कम है। आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आजाद जी आपका भी बहुत शुक्रिया और अशोक यादव जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी में अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। टिकट कटना इस बात को सही साबित भी कर रही है। खैर यूपी में गठबंधन भी है। चुनाव जीतने की बात दो लड़कों की जोड़ी ने खूब की। ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का अंतरकलह किस तरह से अभी और परिदृश्य बदलेगा। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे यानी गरिमा को दीजिए इजाजत। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।